चैप्टर 2 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैं कुछ काम कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एनर्जी है। मैं बहुत फास्ट काम कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पावर भी है। मैं जितना फास्ट काम करूं इसका मतलब मेरी पावर बहुत ज़्यादा है। कम समय में ज़्यादा काम कर रहा हूं, ज़्यादा पावर। मैंने बहुत टाइम लगा दिया, काम हुआ ही नहीं, मेरी पावर बहुत कम है। मतलब क्या? वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बच्चों, आज इन तीनों क्वांटिटीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तीनों क्वांटिटीज़ को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप इन तीनों क्वांटिटीज़ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखो, जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। बच्चों, वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी। याद करिए, रिकॉल करते रहिए। जैसे कि मैंने अगर सपोज दीवार को फोर्स लगाया, भाई यहाँ पर एक दीवार है, मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या होगा? वर्क डन होगा या नहीं होगा? नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? हाँ सर, वर्क डन तो नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। मैं जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने वाला हूं वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन होगा। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन नहीं। लेट्स से, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ था और मैं इस फुटबॉल को किक कर रहा हूँ, तो फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। सर, फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब मैंने वर्क डन किया फुटबॉल पे? हाँ किया। फुटबॉल पे किक करने से फुटबॉल डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन हुआ। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ही हेवी ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस हेवी ब्लॉक के ऊपर मैं अभी फोर्स लगा रहा हूँ, ये हेवी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन हुआ? नहीं हुआ। वेरी गुड। सो वर्क डन कब होगा? जब कभी भी आप फोर्स लगाते हो और इस फोर्स के कारण अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क डन हुआ। अगर आप फोर्स लगाते हो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स, जैसे कि एग्जांपल्स में आपने देखा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स। फोर्स लगाना जरूरी है, फोर्स लगाने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों में एक एंगल बनेगा जिसे हम cos थीटा लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनमें जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ये थीटा जो है ये आपको यहाँ पे लेना होगा। तो थीटा इज व्हाट एग्जैक्टली? cos थीटा क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में एंगल होगा। जैसे कि मैं अगर सपोज यहाँ पर मैंने कहा कि ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फुटबॉल पे मैंने फोर्स लगाया। फुटबॉल पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो फोर्स की डायरेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। फुटबॉल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट। जैसे मैंने फुटबॉल के ऊपर किक किया तो फुटबॉल के डायरेक्शन राइट साइड में है। फुटबॉल डिस्प्लेस होने लगेगा, फुटबॉल आगे बढ़ेगा और किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट साइड है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बन रहा है? ऑफ कोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री का बना। ये एंगल अगर 0 डिग्री का बन रहा है तो cos थीटा 0 डिग्री कितना होगा? 1। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ये वैल्यू आपको लेनी है। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यही पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैंने कहा कि इस फुटबॉल को मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और ये फुटबॉल ग्राउंड पे रोल होते 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 4-5 मीटर कुछ तो भी चला गया, चलो 5 मीटर ले लेते हैं। ये मैंने फोर्स लगाया था 2 न्यूटन, फुटबॉल चला गया 5 मीटर, और दोनों में एंगल कितने डिग्री का है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 0 डिग्री का। मतलब cos कितना है? cos है यहाँ पर 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मतलब कितना? cos 0 डिग्री होता है 1, तो मतलब 2 न्यूटन इंटू, सॉरी डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, अभी हो गया ना अपना सॉल्व, डन। सो 5 2 10, cos 1 ही था। चलो देख, फिर से मैं आपको यहाँ पर लिखवा के ही बताता हूँ। 2 न्यूटन फोर्स, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, cos 0 डिग्री 1। अभी कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं अगर 2 5 जा
10 करूं 1 तो 10 1 जा 10। यूनिट क्या दे दूं? न्यूटन मीटर। ऑफ कोर्स नॉट, यूनिट लगाना है जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। वर्क डन को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बच्चों लर्न कर लो, जो लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए, बहुत आसान तरीका है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। चलिए केस 1, केस 2, केस 3। वर्क डन हमने देखा था, वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन जीरो भी होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। अभी इस एग्जांपल को जो मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल था आपका वर्क डन पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम थे। एंगल जो दोनों में बन रहा था वो 0 डिग्री का था। एंगल 0 डिग्री बना मतलब cos थीटा 1, cos थीटा 0 डिग्री था। cos थीटा 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन हुआ, और ये मैक्सिमम वर्क डन कितना हो रहा है मेरा? 10 इतना। तो हमेशा 10 होगा क्या? नहीं, डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना डिस्प्लेसमेंट लगा। तो वर्क डन कितना हो गया आपका? 10 जूल इतना। डन। ये है पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल। तो ये हमने देखा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं केस 2 में। केस 2 का एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन 0 कब होगा? वर्क डन 0 दो कंडीशंस के कारण होता है। मैंने कहा आपको कि मेरे पास एक हेवी ब्लॉक है, इस हेवी ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं। मैंने फोर्स यहाँ पर जो लगाया ये से 10 न्यूटन इतना, लेकिन इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुई तो वर्क डन कितना होगा? 0। कैसे? देखो फॉर्मूला Fs cos थीटा, याद करिए फॉर्मूला Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। ओके, कितना फोर्स लगाया मैंने? 10 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। cos थीटा जो भी कुछ है यहाँ पर cos फिर से 0 डिग्री। चलो फिर लिखते हैं। आंसर तो 0 आ गया, समझ में आ गया। वेरी गुड सर, कैलकुलेट मत करो, 0 है, समझ में आ गया मैं। वेरी गुड, 0 वर्क डन हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट ना हुई वर्क डन 0 होगा। लेकिन सर यहाँ पर तो cos थीटा 90 डिग्री लिखा है, तो ऑफकोर्स cos थीटा 90 डिग्री का आंसर 0 ही आने वाला है। कैसे? चलो एग्जाम्पल याद करिए, मुझे आप खुद ही एग्जाम्पल बताओ कब होगा। नहीं, ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगी वो हमेशा नेगेटिव हो सकती है क्या? सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा 0 होगी क्या? कुछ अलग अलग कंसेप्ट है, कुछ अलग अलग एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, और ग्रेविटी का फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अगर मैं कहूं कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है कुछ इस तरह से, है ना, जैसे कि मार्कर पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस मार्कर को मैं इस तरह से आगे लेके जा रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगल बताओ। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। तो इस केस में आपने कहा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, दोनों में एंगल बनना है 90 डिग्री। कैलकुलेट करिए वर्क डन। अच्छा, वेरी गुड। क्या होगा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस 90 डिग्री कितना होता है? हाँ, क्या हो जाएगा? फोर्स 0। लाइक दिस वन। केस 2 बन गया आपका 0। फाइन। केस 3 पे चलते हैं। केस 3 नेगेटिव होता है, नेगेटिव वर्क डन। कैसे? कब? आप ही बताओ मुझे एग्जांपल्स। नेगेटिव वर्क डन कब पॉसिबल होगा? 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए सर। अच्छा, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बॉल ग्राउंड पे रोलिंग होते होते आगे जा रहा है। क्या ये कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा? नहीं, ये रुकने वाला है। क्यों रुक गया? क्यों रुकता है? ऑफकोर्स इस फोर्स के कारण। कौन सा फोर्स है ये? इसे कौन रुकाएगा? ये बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुकेगा। वाई? इसके ऊपर फ्रिक्शन लगने वाला है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्सेस किसके किसके हो सकते हैं? हो सकता है एयर फ्रिक्शन, हो सकता है सरफेस फ्रिक्शन। सरफेस फ्रिक्शन के कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण ये जो बॉल है इसकी मोशन को अपोजिशन हो रहा है, ये बॉल रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, टुवर्ड द लेफ्ट। बॉल किधर जा रहा था? डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो राइट। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगर आप देखोगे टुवर्ड्स लेफ्ट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करोगे तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल कितने डिग्री का बनेगा? एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। तो वर्क डन कितना का हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा।
वर्क डन कितना हुआ, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा मतलब कैसे, फोर्स जितना भी लगाया होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ होगा, लेकिन कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री मतलब कितना होगा, कॉस 180 डिग्री मतलब -1, एफ एस -1। अच्छा तो -1 मतलब कितना लिख दूं मैं, मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है मेरा निगेटिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम कब कहेंगे वर्क डन निगेटिव होगा, फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण वर्क डन निगेटिव होता है, फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण वर्क डन निगेटिव होता है। दैट्स इट, ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्सेस। आगे बढ़ेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन देखते हैं। वर्क डन का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, है ना, न्यूटन मीटर में लिखना है। सीजे वर्क डन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट जूल है। सीजीएस यूनिट क्या लिखोगे, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। 1 जूल का मतलब कब कहूं मैं 1 जूल इतना वर्क डन होगा, 1 जूल इज द वर्क डन, और वी कैन से work is said to be done, 1 joule is work is said to be done when 1 न्यूटन फोर्स causes 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 1 जूल कब कहा जाएगा, जब 1 न्यूटन फोर्स के कारण 1 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे 1 जूल इतना वर्क डन हुआ। 1 अर्ग, ये 1 अर्ग, 1 अर्ग कब होगा वर्क डन, जब 1 डाइन फोर्स के कारण 1 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी, तब हम कहेंगे 1 अर्ग इतना वर्क डन होगा। अर्ग और जूल में रिलेशन क्या है, 10 टू द पावर 7 इतना, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्वांटिटीज को याद रखो, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको एग्जाम में आता है। 1 जूल कब कहोगे कि वर्क डन 1 जूल हुआ, जब 1 न्यूटन फोर्स के कारण अगर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होती है तो हम कहेंगे वर्क डन 1 जूल इतना हुआ। अगर 1 अर्ग वर्क डन हुआ तो कब होगा, 1 डाइन फोर्स के कारण बॉडी अगर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होती है तो वर्क डन 1 अर्ग इतना होगा। जूल अर्ग दोनों अलग अलग यूनिट्स है, तो दोनों में रिलेशन भी होगा। 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग्स होते हैं, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग्स होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी। बच्चों एनर्जी क्या है, बेसिकली एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं काम कर सकता हूं, गॉट इट। मुझे अगर किसी ने कहा कि आपको एक बैग को लिफ्ट करना है तो मैं बैग को लिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन कब, अगर मेरे पास उतनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो ही मैं उस बैग को लिफ्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं बैग को लिफ्ट नहीं कर सकता हूं। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एबिलिटी टू डू वर्क उसे एनर्जी कहा जाएगा। हमने 2 अलग अलग टाइप के एनर्जीज को पढ़ा था, एक है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं और इसे कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है mgh। एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम कंसेप्ट होते हैं। देखो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लिखा, ये mgh मतलब क्या होगा, इसे मैं वर्क डन कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो mgh क्या होगा, mg मतलब फोर्स, h मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो वर्क डन हो गया। तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क डन का मतलब आप mgh भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस बॉडी के पास एनर्जी होती है, लेकिन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग बॉडी अगर है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे है तो उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम, पानी जो है वो डैम के अंदर स्टोर किया गया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हो गया। नाउ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी में आपको फॉर्मूला लगाना होता है हाफ mv², वेयर मास m v वेलोसिटी, इस तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। याद कर लो, बहुत आसान तरीका है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, वही वर्क डन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने अगर कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो तो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, इसी को कहेंगे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको आई होप समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिए, पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए,
आपको अगर कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे आपके डाउट्स को पूछ सकते हो, जरूर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मोमेंटम। बच्चों हमने ग्रेड 9 में मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा था। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मोमेंटम का अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करोगे तो मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। फाइन, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास में रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में क्या रिलेशन एक्सपेक्टेड है। जब मैं रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने मोमेंटम देखा तो मोमेंटम में क्या था, मास इनटू वेलोसिटी था। काइनेटिक एनर्जी में अगर फॉर्मूला आप देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी में आपको मिलता है हाफ mv², मतलब मोमेंटम में भी mv है, काइनेटिक एनर्जी में भी mv है। तो ये जो मोमेंटम हमने लिखा mv, इसके अकॉर्डिंग क्या मैं वेलोसिटी को p/m लिख सकता हूँ क्या। देखो मोमेंटम अगर mv है तो क्या मैं v को p/m लिख सकता हूँ क्या, हाँ जरूर। सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, p/m। अभी इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m, मैंने एज इट इज लिखा। v क्या है, p/m। v क्या होता है, p/m। तो मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि v का स्क्वायर था, तो p/m इंटू p/m। इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, देखो अभी मैंने क्या इस m को और इस m को कैंसिल कर सकता हूं, कैंसिल कर सकते हैं सर, ओके। सो अभी क्या क्या आ गया, देखो अभी मैं क्या क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैंने हाफ एज इट इज रखा इंटू p, और p का क्या हो जाएगा p², m अपॉन में आ जाएगा, है ना, एक m बचा है, ये अपॉन में आ गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन करके लिखता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, देखो हाफ बराबर है इंटू p² बाय m, सॉरी इसको ऐसे लिखे वही लिखा मैंने एक्चुअली, है ना, जो मैंने ऊपर लिखा था वही एज इट इज कॉपी हो गया। इसको मैं कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ, कंबाइन करके क्या लिखोगे फिर, कंबाइन करके मैं इसको क्या मैं p²/2m लिख सकता हूँ, दैट्स इट, हो गया ये रिलेशन मिला आपको, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इन दोनों को रिलेट करने के बाद आपको रिलेशन क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। और एक बार क्या मैं इसे p² इज इक्वल टू 2mk लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। क्या मैं इसे p इज इक्वल टू √2mk लिख सकता हूं, हाँ, तीनों भी सेम है, रिलेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, वेराज p² इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2mk, और मैं p मतलब स्क्वायर को निकाल दो p तो रूट लगाना पड़ेगा 2mk। स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 मार्क के क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली आए हुए क्वेश्चंस है एग्जाम में। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mv²। मतलब क्या, देखो वर्क डन को कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे ही हम कहेंगे वर्क डन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर अभी कुछ एक वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे कि रबर, जैसे कि आपने फुटबॉल ले लिया, चलो एक फुटबॉल ले लेते हैं, और मैंने कहा कि ये जो फुटबॉल है ये अभी मूविंग है, कितनी वेलोसिटी से मूविंग है, ऑफकोर्स इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। चलो अभी इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर u इतनी, इसका मास है m इतना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे सर, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं हाफ m(u²) इतनी। क्यों u? क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी है, अभी की वेलोसिटी। कुछ दूर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर आपने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, अगर आपने इसको फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है। चलो मैंने अगर सपोज फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो इसकी वेलोसिटी कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो सकती है मैक्सिमम, जो कि v, और इसका मास कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। तो अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी ले लेते हैं हम, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इतनी, बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक कितनी हुई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी वर्क डन इतनी। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए और एक तरीका है आपके पास, आप उसे कहते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। यूनिट्स की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। सर वर्क डन, हाँ, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल। सीजीएस यूनिट, वेरी गुड। अर्ग, अदर यूनिट्स भी हैं एनर्जी के, और भी कुछ यूनिट्स होते हैं। वैट आर, तो चलिए वैट आर मतलब अभी आपने एक्चुअली पावर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, इसके लिए वैट आर आपको सॉरी आप पढ़ चुके हो, हम रिवाइज कर रहे हैं। वैट आर याद करिए, वैट आर, हाँ ऑफ कोर्स। तो हमने पढ़ा था एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। हाँ जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालिए। हमने पढ़ा था एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम होती है। तो पावर का यूनिट वैट, टाइम का यूनिट आवर्स में लेते हैं। तो एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी वैट आवर्स में आ गई। तो अगर मैं कहूं कि 1 वैट आवर, तो 1 वैट आवर मतलब कितने जूल हो जाएंगे? 1 वैट मतलब 1, ओके। और 1 आवर मतलब कितने सेकेंड? 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। वेरी गुड, 3600 सेकेंड्स। तो कितना हो गया 1 वैट आवर्स? 1 वैट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, याद करते रहो, लर्न करते रहो। अभी जो मैंने आपको वैट आवर बताया, तो आप किलोवाट आवर को सॉल्व कर सकते हो। बच्चों किलोवाट आवर किस तरह से सॉल्व करोगे? किलोवाट आवर को सॉल्व करने के लिए आप फिर से वही कौन सा फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्मूला। क्या है एनर्जी? पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। पावर किस में है? किलोवाट आवर्स में। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वैट। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट। 1 आर मतलब कितने सेकेंड? 1 आवर्स मतलब 3600 सेकेंड्स। चलिए फिर कैसे करोगे? 3600 इंटू 1000 करिए। 36 1 जा 36, 36 पे कितने जीरो? 1 2 3 2 4 5 मतलब 1 2 3 4 5। कितने यूनिट्स क्या लगा दूं? जूल, एनर्जी है। तो कितना हो गया? तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं 1 किलोवाट आवर्स की, तो 1 किलोवाट आवर्स मतलब 3.6 मेगा जूल भी लिखा जा सकता है। याद 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 करिए सारी चीजें। हमें बहुत बार होता क्या है, ये सारी चीजें याद नहीं होती हैं, लेकिन वो याद होती है। पॉइंट ये है कि हम वो ज्यादा सोचते हैं, ये नहीं सोचते। यू ऑल आर, मैं आपको एक सादी और सिंपल सी बात बताऊं। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। बच्चों फिजिक्स की जैसे कोई खूबसूरत सब्जेक्ट नहीं। एक बार अगर आप इसकी ब्यूटी को समझ लेते हो तो जनरली, और वी कैन से, आप डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव। फिजिक्स इतना आसान है, इतना आसान है कि आप बोलोगे यार मैं इससे खाली फुकट डरता था। डरने की बात नहीं बच्चों, बहुत आसान तरीका है। अगर आपने एक बार इन सारे कंसेप्ट को समझ लिया तो डेफिनेटली आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पावर। पावर को हम बात करेंगे, पावर को डिस्कस करते हैं कुछ इस तरह से, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। पावर क्या है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब क्या? रेट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो मैंने अगर यहाँ पर रख दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? पावर का फॉर्मूला बना वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। इसी स्क्रीनशॉट पे देखिए, एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम, मतलब ये क्या है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर है पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी को हम लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर। मेरे पास पावर है। पावर है इसका मतलब क्या? मैं कितना ज्यादा काम कितने समय में कर सकता हूं, यह हमें कैलकुलेट करना है। कितना ज्यादा काम कितने कम समय में कर सकता हूं, इसे पावर कहा जाएगा।
वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क डन मैं कर रहा हूं, कितने कम समय में कर रहा हूं, कितना ज्यादा समय में लगा रहा हूं। अगर मैंने कम समय में काम किया मेरी पावर ज्यादा, अगर मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया तो मेरी पावर कम हो गई। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला मैंने इस साइड पे लिखा है जो है F इंटू वी, F फोर्स, V वेलोसिटी। क्या है ये सर और कैसे आ गया ये, चलो देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, mgh, है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, mgh। mg क्या होता है, फोर्स, है ना। mg क्या होता है, फोर्स। चलो यहीं पे आगे लिखता हूं, मतलब आपको ये सारा सीक्वेंस याद रहेगा यहीं पे आगे। mg क्या होता है, mg मतलब फोर्स, h मैंने एज इट इज लिखा, t अपॉन में। अभी आ गए हम कहां पर, पावर इज इक्वल टू हमने लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे फोर्स को साइड में निकाल लूं और h जो है अपॉन टी, एच अपॉन टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फाइनली पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये था पावर का फॉर्मूला। तो पावर के दो तीन फॉर्मूला, पावर के फॉर्मूले मिल रहे हैं हमें। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एफ वी, एफ मतलब फोर्स, वी मतलब वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, उसके ऊपर आपने जो कुछ फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स और वेलोसिटी के थ्रू भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो, याद रखिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। चलते हैं अगले पॉइंट पे। एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ पावर होती है वैट, ओके, जिसे हम W से डिनोट करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट, W। CGS यूनिट इज, अभी CGS यूनिट पर्टिकुलरली इसको है नहीं वैसे बेसिकली, और 1 वैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। मैं कब कहूँ कि मेरी पावर 1 वैट इतनी है, अगर मैं 1 जूल इतना काम 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लूं तो मेरी जो पावर है वो 1 वैट इतनी होगी। 1 हॉर्स पावर एक बिगर यूनिट है। इस बिगर यूनिट को आप कितने वैट्स लिखोगे, अगर मैंने कहा कि 1 हॉर्स पावर है तो 1 हॉर्स पावर मतलब होता है 746 वैट। टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर मेन पॉइंट आता है, क्या एनर्जी कभी लॉस नहीं होती? ऑफकोर्स होती है। रियल टाइम सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी जो है वो डिग्रेड होती है। तो आपको एक सवाल ये आता है, व्हाट इज एनर्जी डिग्रेडेशन? बच्चों, एनर्जी डिग्रेडेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू द रेडिएशंस, फ्रिक्शन लॉस। रेडिएशन लॉस, फ्रिक्शन लॉस के कारण जो एनर्जी कम होती है उसे कहा जाएगा एनर्जी डिग्रेडेशन। सो एनर्जी डिग्रेडेशन इज व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन लॉस, फ्रिक्शन लॉस एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। फाइन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अच्छे से लर्न कर लीजिए, एनर्जी डिग्रेडेशन को लर्न कर लीजिए। ये था आपका चैप्टर 2 वर्क पावर एनर्जी। जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो भी डाउट्स है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पोस्ट करिए, कांटेक्ट करिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।